औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे इस लेक्चर में सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बकिया हिस्सा आप देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और जो चीज़ें रह गई वी विल डिस्कस दैट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडेमनिटी एंड गारंटी और बेलमेंट। उसके अलावा फिर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप और फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि उसका रिलेशनशिप है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। और आखिर में कुछ स्लाइड्स नेगोशिएशन स्किल्स की हैं, ताकि जब आप कोई एग्रीमेंट नेगोशिएट करें तो आपके जहन में हो कि कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना है और किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी से आप नेगोशिएट करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ है कि या तो अल्फाज में उसे अदा किया गया हो या राइटिंग में उसे लिखा गया हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे आमतौर पे अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को ऑन बोर्ड लेते हैं तो उसके साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे ना लिखा गया है ना अल्फाज से अदा किया गया है, बल्कि बाय वे एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस अब ये समझते हैं कि जनाब ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल इसी तरह वैलिड होता है जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब आप ट्रेडिशन से, कस्टम से एक चीज़ करते चले आ रहे हैं, आप देखते चले आ रहे हैं कि ये चीज़ इसी तरीके से होती है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि काम इसी तरीके से होता है, तो उसके अंदर अगर लोगों ने कोई बात ना भी की हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर कोई ऐसा काम किया गया हो जो कॉन्ट्रैक्ट में तो मौजूद ना हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस ये कह रहे हो कि इस काम को होना चाहिए था, इसलिए इस काम को किया गया। तो ये चूंकि आधा कॉन्ट्रैक्ट है यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोर्ट इसको खुद कंप्लीट करके जिसकी एग्रीड पार्टी को पेमेंट का हुक्म देती है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। एम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिज्नी और वाइल्डर का केस है। एक स्क्रिप्ट था जो कि एक पब्लिशर को सबमिट किया गया और इस इंटेंशन के साथ सबमिट किया गया कि पब्लिशर अगर इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके ऊपर किताब लिखी जाएगी। लेकिन पब्लिशर ने उस वक्त कोई बात नहीं की। बाद में उसके ऊपर उसने किताब लिख के छपवा दी। तो जो राइटर था, जो जिसका ओरिजिनल आइडिया था, वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने कहा चूंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि जब भी राइटर के आइडिया को यूज़ किया जाएगा तो राइटर को पेमेंट की जाएगी, इसलिए राइटर को पेमेंट की जाए। आमतौर पे जब हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, जैसे हम किसी स्टोर में जाते हैं और बहुत सारे आइटम्स अपने शॉपिंग कार्ट में रख लेते हैं, या किसी जूते की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे हम शूज़ खरीदते हैं, तो हमारा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ना ही हम कोई अल्फाज अदा करते हैं, ना ही शॉपकीपर कोई अल्फाज अदा करता है। बट बाई वे ऑफ अवर कंडक्ट ये बात हमें मालूम है कि हम इसे खरीदने आए हैं और वो भी बेचने के लिए बैठा हुआ है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी मैं शू की दुकान पे गया, मैंने जूते पसंद किए, उसको पिक किया, पेमेंट की और बगैर कुछ कहे बाहर चला आया। ना दुकानदार ने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, उसके बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसके अंदर कंसिडरेशन है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, और प्रॉमिसर भी है और प्रॉमिसी भी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की एक अच्छी एग्जाम्पल ये है कि मिसाल के तौर पे किसी स्कूल ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है छत के लीकेज को लीक प्रूफ करने के लिए केमिकल लगाने का। तो जब लीक प्रूफ केमिकल लगाने के लिए केमिकल लगाने की कंपनी के मजदूर आए, तो उन्होंने केमिकल लगाने के साथ साथ जहाँ जहाँ पे उन्होंने देखा कि छत टूटी हुई है तो रिपेयर कर दिया, क्योंकि रिपेयर के बगैर उस केमिकल को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जब पेमेंट का वक्त आया तो स्कूल ने कहा जनाब हम आपको लीक केमिकल लगाने के तो पेमेंट करेंगे, लेकिन जो आपने रिपेयर अपनी मर्जी से किया है उसकी पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि शामिल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी था कि जहाँ जहाँ पे छत टूट गई थी उसे रिपेयर किया जाए, और लीक प्रूफ कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उसको रिपेयर किया है, इसलिए उसकी पेमेंट भी दी जाए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं, कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ नहीं है, जबकि एग्जीक्यूट हो गया तो कोर्ट ने बाकी कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ से मुकम्मल करके इस कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर दिया। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट या तो एग्जीक्यूटेड होता है या एग्जीक्यूटरी होती है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कॉन्ट्रैक्ट अभी हो चुका,
यानी आप शू की दुकान में गए, आपने शू खरीदे, पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप टेलीविजन की दुकान पे गए, आपने $500 दिए, आपको उन्होंने टेलीविजन दे दिया, आप टेलीविजन लेकर के आ गए। प्रॉमिस भी हो गया, प्रॉमिस और भी है, इसमें प्रॉमिसी भी है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस फुलफिल भी हो गए, तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी चलते रहते हैं, जैसे रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर महीने आप रेंट के पैसे देते रहते हैं और जब तक के लीज की टर्म एक्सपायर नहीं हो जाती है आप वो रेंट देते रहते हैं। तो इस सूरत में ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर अभी अमल किया जा रहा है। उसके बाद ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जो एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करते कहते हैं, यानी जो एक तरफ से तो प्रॉमिस पूरा कर रहा है कोई शख्स, लेकिन दूसरी तरफ का प्रॉमिस सब्जेक्ट टू सम कंडीशन है, इसकी वजह से पूरा नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप पॉलिसी के पैसे देते रहते हैं, बट इट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। जब वो कंडीशन फुलफिल होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करेगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें प्रॉमिसर भी है, प्रॉमिसी भी है, प्रॉमिसर ने कुछ करना है, कंसिडरेशन है, और प्रॉमिसी ने भी किसी कंसिडरेशन पे काम करना है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आपने टेलीविजन खरीदा, खरीद करके पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। रेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सब्जेक्ट टू हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ए सर्टेन कंडीशन आपको पेमेंट करेगी। तब वो कंडीशन हो या कंडीशन ना हो, जिस सूरत में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तभी वो पेमेंट का दूसरी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करेगी। इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप कार खरीदते हैं, आपने कार खरीदा, कंसिडरेशन है आपके लिए, आपने पेमेंट की, वो उसके लिए कंसिडरेशन है, इसमें प्रॉमिसर भी है और प्रॉमिसी भी है दोनों तरफ से, तो इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, कौन लोग बाउंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो कौन लोग बाउंड होते हैं? सबसे पहले तो बात, जो आदमी ने जिसने प्रॉमिस किया है वो बाउंड होता है, यानी प्रॉमिसर इज बाउंड। और अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उस सूरत में, परफॉर्मेंस नहीं की उसने और उसका इंतकाल हो गया, तो ऐसी सूरत में उसके जो लीगल हायर्स होते हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बाउंड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ हो कि एक आदमी मरने के बाद ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका कोई लीगल हायर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, या कुछ ऐसा काम है जो कि सिर्फ वही आदमी कर सकता था, उसके लीगल हायर नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में आदमी मरने के बाद कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाता है और उसकी ऑब्लिगेशन उसके लीगल हायर्स पे भी नहीं आती। अच्छा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, यानी कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट को कोई तोड़ता है, उसकी किसी कोई शख्स खिलाफ वर्जी करता है, तो या तो आप उसको लॉस जो हुआ है वो पूरा करेंगे, या फिर डैमेजेस भी देंगे, यानी उसकी वजह से जो उसको नुकसान और हुआ है वो भी आप पे करेंगे। और अगर ज्यादा कोर्ट सख्त उसके ऊपर एक्शन लेती है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी स्टिपुलेट कर देती है, जनाब कि आप तो जो ओरिजिनल, मिसाल के तौर पे आपने 10,000 रुपए लिए थे और ये कहा था कि आप 25 तारीख को वापस करेंगे, 25 तारीख को आपने वापस नहीं किया, जिसकी वजह से इनसे आपको नुकसान हो गया, तो इसलिए आप पेनल्टी भी देंगे। तो ऐसी सूरत में पेनल्टी भी कोर्ट देती है। और अगर कोई पार्टी सही है और उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर रही है, यानी ख़त्म कर रही है, वापस ले रही है, तो ऐसी सूरत में वो कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड होती है कि जितना उसका नुकसान हो गया एग्रीव पार्टी का, और दूसरी पार्टी उस नुकसान को पूरा करे। तो डैमेजेस तीन तरह के हो गए, एक कंपनसेटरी हो गए, एक नॉमिनल और एक प्यूनिटिव। कंपनसेटरी ये है कि कोर्ट आपका जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा करे, लेकिन जो रिमोट लॉसेज है वो पूरे नहीं करेंगे, तो ऐसे कम डैमेजेस को कंपनसेटरी डैमेजेस कहते हैं। नॉमिनल डैमेजेस उस वक्त दिए जाते हैं जब कोर्ट एक सिंबॉलिक आपको प्यूनिटिव एक्शन करती है और बहुत मामूली से कोई रकम चार्ज करती है, ये बताने के लिए जनाब ये डैमेज आपको पे करना है, तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डैमेजेस। और प्यूनिटिव डैमेजेस में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉसेस दोनों पूरे करने पड़ते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रेमेडीज क्या है? आप डैमेजेस दे दें, जो नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा कर दें, या परफॉर्मेंस जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है आप उसी तरीके से उसको परफॉर्म करें, कोर्ट ये भी हुक्म दे सकती है।
और इंजंक्शन भी कर सकती है कोर्ट, जो है किसी एक को प्रोहिबिट भी कर सकती है, जनाब आप ये काम करें या ये काम ना करें, उससे रोक सकती है कोर्ट। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच इस तरीके से हुआ तो कोर्ट किसी को किसी काम से रुकने का भी हुक्म दे सकती है। और कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट को आप वापस ले सकते हैं अगर उस सूरत में कि मिसरिप्रेजेंटेशन है या मिस्टेक है या ड्यूरेस है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो इसका मतलब ये हुआ ट्रांजैक्शन अनवाइंड हो जाएगी, यानी ओरिजिनल पोजीशन में दोनों पार्टी आ जाएंगी। या फिर ये भी हो सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में कि कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा लिखा जाए ताकि कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से आइंदा एग्जीक्यूट हो सके। एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कौन कौन से डैमेजेस दिए जा सकते हैं? एक डैमेज ये हो सकता है जनाब आप कॉम्पनसेटरी डैमेज दे दें। दूसरा ये है कि कोई आप रेस्टिट्यूशन दे दे, कोई रिलीफ दे दे कोर्ट, या लिक्विडेटेड डैमेजेस दे दे कि चीज़ों को बेच करके नुकसान पूरा किया जाए, या नॉमिनल डैमेजेस दे दे, या क्वांटम मेरिट हो के जो भी उसका क्वांटम है उसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करे, या इंजंक्टिव रिलीफ भी दे सकती है कोर्ट, और प्यूनिटिव डैमेजेस भी दे सकती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लॉसेस आप फुलफिल करें। इसकी एग्जांपल देख लीजिए। कंपनसेटरी डैमेजेस तो ये है कि जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान दूसरी पार्टी पूरी कर दे। और अगर रेस्टिट्यूशन क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक शख्स की वजह से दूसरा शख्स इंजर्ड हो गया, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि जनाब आप इनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी दे दें, और जितने अरसे तक ये आदमी साहब आराम करेंगे तो उनको जो सैलरी का नुकसान होगा, इनकम का नुकसान होगा, वो नुकसान भी आप पूरा करेंगे, जिसे रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की सूरत में कि आप कोई कोई अमाउंट को जब्त कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई घर खरीदने गए और आपने एडवांस पेमेंट कर दी कि जनाब ये आप 10,000 रुपये रखें, ये एक टोकन है जो कि मैं इस बात का सिंबल है कि मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। अब अगर आप घर नहीं खरीदते हैं तो ओनर को यह हक हासिल है कि वो 10,000 रुपये आपके लिक्विडेटेड डैमेजेस में जब्त कर ले। नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है कि जिसमें बहुत मामूली सा कोई डैमेज दिया जाता है क्योंकि किसी भी पार्टी को हार्म नहीं हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। क्वांटम मेरिट ये होता है कि अगर किसी आदमी ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया एग्रीमेंट के मुताबिक किसी वजह से, तो उसको इतने काम का कंपनसेशन दिया जाए जितना कि उसने कंप्लीट कर लिया है। मिसाल के तौर पे किसी आदमी ने किसी शख्स को हायर किया है घर की क्लीनिंग के लिए, जब उसने आधे घर की क्लीनिंग कर ली तो उसने कहा मुझे अब तुमसे काम नहीं कराना, बस तुम्हारा काम खत्म। तो अब उसने चूंकि कॉन्ट्रैक्ट को बीच में खत्म किया है तो वो इस बात का पाबंद है कि आधे घर की जो क्लीनिंग हुई है उसके पैसे वो क्लीनर को पे करे। तो ये मेरिट के ऊपर इतना बनता है, तो इसलिए इतने पैसे, कितनी क्वांटिटी बनती है इतना क्वांटम बनता है, इसलिए इतनी पेमेंट का जिम्मेदार है ओनर ऑफ द हाउस। फिर कोर्ट कोई ऑर्डर भी कर सकती है रिमेडीज इन इक्विटी के, जितना नुकसान हुआ इतना नुकसान पूरा कर दो। तो कोर्ट के ऑर्डर पे जब आप कोई रेमेडी करते हैं तो ये रेमेडी इन इक्विटी कहलाती है, इंजंक्टिव रेमेडी कहलाती है। प्यूनिटिव डैमेजेस ये है कि कंपनसेटरी तो आप दे ही रहे हैं, जो नुकसान हुआ वो तो पूरा कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट भी आपको कहा गया है जनाब ये भी आप देंगे क्योंकि आपकी वजह से इतना डायरेक्ट लॉस भी हुआ है, तो इसको कहते हैं प्यूनिटिव डैमेजेस। अच्छा, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि वॉइड एग्रीमेंट्स हैं? अगर कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। मिसाल के तौर पे दो आदमी मिलकर के एग्रीमेंट कर रहे हैं जनाब आप मुझे 1,000 बॉटल शराब की सप्लाई करेंगे और उसके बदले में मैं आपको हीरोइन दूंगा 1 किलोग्राम। तो दोनों तरफ से कंसिडरेशन अनलॉफुल है, और अगर एक तरफ से भी कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है तब भी ये वॉइड एग्रीमेंट होता है। इसी तरीके से कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जो दूसरे की शादी के रुकावट का बायस हो। दो आदमी मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि जनाब तुम किसी तरह से ऐसा करो कि फलां की शादी रुक जाए, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि एक इलीगल काम के लिए एग्रीमेंट हो रहा है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कोई शख्स ट्रेड कर रहा है, उसको स्टेट ने हक दिया है कि वो फ्री होकर ट्रेड करे, विदाउट एनी फियर ट्रेड करे, और उसके ट्रेड के रास्ते में कोई शख्स जानबूझकर रुकावट बनने के लिए दूसरे को पैसे देता है
या कोई इंसेंटिव देता है, तो ये भी एक वॉइड एग्रीमेंट हुआ। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका मतलब ही अनसर्टेन है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड हुआ। जैसे मैं कहूं किसी से कि जनाब मैं आपको ये पेमेंट 30 फरवरी को करूंगा, तो इसका मतलब अनसर्टेन है, क्योंकि 30 फरवरी तो कभी आता ही नहीं है, इसलिए ये एक वॉइड एग्रीमेंट हुआ। इसी तरह अगर किसी को कोई एग्रीमेंट करे कि जनाब जिसकी वजह से दूसरा आदमी किसी लीगल प्रोसीडिंग से रुक जाए, तो ये इलीगल है, इसका कानून इजाजत नहीं देता, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग सबका हक है। हाँ, लेकिन आर्बिट्रेशन एक एक्सेप्शन है। आर्बिट्रेशन क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि आर्बिट्रेशन में आप लीगल प्रोसीडिंग पे नहीं जा रहे, बल्कि आप आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, जो दोनों का केस सुन करके केस को डिसाइड कर देगा। दिस इज आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। तो अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट आर्बिट्रेशन का क्लॉज है आपके एग्रीमेंट में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग के लिए जा रहा है, उसको किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जाए या उसको रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाए, तो ये एग्रीमेंट वाइड होता है। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वैगर, ये जो जितने भी जुआ होता है, ये सब चीज़ें इलीगल है, गैर कानूनी है। तो अगर कोई जुए की का एग्रीमेंट होता है, घोड़ दौड़ के ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है, या और इसी तरीके से शर्तों पे एग्रीमेंट हो रहा है, तो इलीगल होता है। इसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। या ये कि कोई ऐसा कोलेटरल जो कि जुए के मामले में है, तो वो भी एग्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। हाँ, लेकिन वैगरिंग को लॉ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से अलग करती है। हालांकि वैगरिंग भी एक स्पेकुलेशन है, लेकिन वैगरिंग को आप कह सकते हैं कि वाइल्ड स्पेकुलेशन है। जबकि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, जैसे आप शेयर मार्केट में रोजाना ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये भी आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, जब भी आप शेयर खरीद रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन लॉ के नज़दीक जायज़ है। लेकिन प्योर जुआ जैसे घोड़ दौड़ या इस तरह की चीज़ें, वो जायज़ नहीं है। उसमें भी गवर्नमेंट ये कहती है कि जो चीज़ें गवर्नमेंट ने शुरू की हुई हैं वो तो ठीक है, लेकिन कोई प्राइवेट लोग अगर ये करें तो उसको कोर्ट में वाइड माना जाएगा। जैसे प्राइस बॉन्ड है, ये भी एक तरह से वैगरिंग है, लेकिन वैगरिंग में इसलिए नहीं आता कि इसमें किसी को लॉस नहीं होता, इस वजह से ये अलाउ किया हुआ है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बगैर है तो वॉइड है, क्योंकि कंसिडरेशन जो है सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है, तो उस एग्री विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट को माना जाता है। और कोई काम पहले किसी ने आपके लिए कर दिया, अब उसे कॉम्पनसेट करने के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, उसको भी मान लेती है कोर्ट। और अगर लिमिटेशन लॉ की वजह से कोई डेट जो है पे नहीं कर रहे हैं आप, यानी कि टाइम गुजर गया, टाइम बार हो गया, 3 साल हो गए, अब उस पे डेट को पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो डेट पे करने का, तो इसको वॉइड नहीं माना जाएगा। और डोनर और डोनी, ये दोनों जो एक दूसरे के साथ विदाउट कंसिडरेशन काम करते हैं, मगर लीगल है। मिसाल के तौर पे एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है मैं तुम्हें, बाप बेटे से कहता है मैं ₹1,00,000 दे रहा हूँ, और इस वजह से दे रहा हूँ कि बेटा है तुमसे मुझे मोहब्बत है, तो ये एग्रीमेंट ठीक है कोर्ट के नज़दीक, क्योंकि बाप डोनर है, बेटा डोनी है। हालांकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि बेटा इन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, तो प्रॉमिस और तो है, लेकिन प्रॉमिस ही कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं कर रहा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि हम कोई ऐसा एग्रीमेंट करें जिसमें कुछ शर्त लगा दें कि अगर ये चीज होगी तो मैं आपको ये पे करूंगा, या ये नहीं होगा तब मैं ये करूंगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी सब्जेक्ट टू हैपनिंग और नॉट हैपनिंग सर्टेन कंडीशन। तो ऐसी सूरत में है कि अगर वो कंडीशन इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही वाइड हो जाता है। और ये कि कोई एग्रीमेंट किया ही ऐसी चीज पे जाए जिसमें कि वो होना ही नामुमकिन है, तो वो भी एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ए एग्री करता है बी को कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम सी से शादी कर लो, लेकिन सी डी से शादी कर लेता है। तो ऐसी सूरत में ए जो
ये इस कंडीशन के अंदर हम ये कहेंगे कि बी की सी से शादी मुमकिन नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि सी बाद में डाइवोर्स लेकर के बी से शादी कर ले, लेकिन लॉ में इसको कहते हैं कि अब नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब इसलिए ए बी को कुछ भी पे नहीं करेगा। अगर ए बी से प्रॉमिस करता है कि एक खास शिप जो है 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, लेकिन अगर जहाज 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आता तो एग्रीमेंट खुद ही खत्म हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट में मुद्दत 1 साल थी, 1 साल के अंदर जहाज वापस नहीं आया तो एग्रीमेंट वाइड हो गया। इसी तरीके से ए बी से प्रॉमिस करता है कि अगर फला शिप वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो अगर जहाज जो है वो 1 साल में नहीं आया या जहाज जल गया तो इसका मतलब जहाज नहीं आ सकता। तो इसलिए अब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जिसमें लॉ कहता है कि आपने हर सूरत में उसे परफॉर्म करना है, जैसे अनटिल अनलेस अगर लॉ ने उस परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज किया हुआ हो, ठीक है। और अगर आप प्रॉमिसर मर जाता है तो प्रॉमिसर के मर जाने की सूरत में भी अगर प्रॉमिसर के अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं परफॉर्म हो सकता, क्योंकि प्रॉमिसर ही इसे परफॉर्म कर सकता था स्पेसिफिकली। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स हो रहे हैं, जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो आपने पैसे दिए, आपने गाड़ी खरीद ली, तो दोनों पार्टी ने अपने अपने प्रोमिस को परफॉर्म कर दिया, तो ऐसी सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। अब पेंटिंग ए पिक्चर का मामला ये है कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम तस्वीर बनाकर दोगे मुझे और मैं तुम्हें उसके बदले में इतने पैसे दूंगा। इस दौरान पेंटर मर गया। अब पेंटिंग ऐसा काम है जो कि एक स्पेसिफिक आदमी ही कर सकता है, उसके बदले दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो पेंटर के मरने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, वाइड हो जाएगा, और उसके लीगल हायर्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पिक्चर पेंट करके दे। अगर कोई पार्टी परफॉर्म कर रही है प्रॉमिस को होली या पार्शियली अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी सिंगर को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा कि तुम मेरे होटल में हर हफ्ते 2 दिन गाना गाओगे, और हर 2 दिन वो गाना गा रहा है, फिर एक हफ्ते अगर तुम गाना नहीं गाओगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब वो हर हफ्ते 2 दिन आपके यहाँ गाना गाता है शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन एक हफ्ता ऐसा आता है जिसमें उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो गाना नहीं गाता। अब आपको ऑप्शन हासिल है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें, क्योंकि उसने अपने प्रॉमिस को फिलफिल नहीं किया। लेकिन अगर अगले हफ्ते एक हफ्ते के गैप के बाद वो फिर गाना गाना शुरू करता है और आपको इस पर कोई एतराज नहीं है, तो अब हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि आपने अपना ऑप्शन यूज नहीं किया इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने का, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का, बल्कि आपने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है उसने गाना नहीं गाया एक हफ्ते, कोई बात नहीं, अब अगले हफ्ते से गा रहा है, तो अब हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। तो परफॉर्मेंस कौन करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट की? प्रॉमिसर खुद करेगा। अगर उसने खुद उसके परफॉर्म करने से ही वो प्रॉमिस फुलफिल होता है। अगर प्रॉमिसर नहीं करता तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, और अगर तीसरा आदमी कर सकता है और उसी परफॉर्मेंस को आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसे भी हम कहेंगे कि प्रॉमिस परफॉर्म हो गया। अच्छा, ज्वाइंट लाइबिलिटीज का मतलब ये है कि कई आदमी मिल करके किसी प्रॉमिस के लिए लायबिल हैं कि मिल के फुलफिल करेंगे। तो उस ज्वाइंट लाइबिलिटी को डिवॉल्व करने के लिए, यानी कि उसको फुलफिल करने के लिए, ऑल प्रॉमिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर कोई प्रॉमिसर मर गया है तो सर्वाइवर प्रॉमिसर और उसका जो डिसीज रिप्रेजेंटेटिव है ये मिल करके करेंगे। और कोई एक भी प्रॉमिसर, तमाम प्रॉमिसर्स में से कोई एक भी उसको फुलफिल कर सकता है, और लेकिन वो बाकी प्रॉमिसर से कह सकता है जनाब आप भी कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि मैं इसे डिस्चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आपका भी प्रॉमिस था तो इसलिए आप अब भी इक्वली कंट्रीब्यूट करें, या जितना पोर्शन है आपका वो कंट्रीब्यूट करें।
अगर कोई एक प्रॉमिसर डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके डिफॉल्ट की वजह से प्रॉमिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिमेनिंग ज्वाइंट प्रॉमिसर्स हैं वो उसको फुलफिल करेंगे। सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नहीं है, लेकिन बाय कंडक्ट हम ये कहेंगे कि ये रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट ही है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी किसी मासूर आदमी को नेसेसिटीज सप्लाई करता है, खाने पीने का सामान सप्लाई करता है, उसकी दवाएं सप्लाई करता है, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें सप्लाई करता है, तो वो जितनी चीज़ें सप्लाई करता है उसकी फेयर प्राइस चार्ज कर सकता है उस इनकेपेबल पर्सन के अकाउंट से। अगर किसी आदमी को किसी तीसरे आदमी ने पेमेंट कर दी जो जिसके पेमेंट का हक बनता था, तो वो इस तरह से पेमेंट ले सकता है। मिसाल के तौर पर किसी और मेरे पास ए के पास ए ओ करता है बी को 1,000 रुपए, तो बी बी क्या करता ए क्या करता है और बी ओ करता है सी को 1,000 रुपए। तो अगर ए सी को पे कर दे तो उनकी लायबिलिटी पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से कोई आदमी अगर नॉन ग्रेशियस एक्ट के तहत कोई बेनिफिट ले रहा है तो उसके लिए वो अपने उसके अकाउंट से वो पे करेगा, क्योंकि नॉन ग्रेशियस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी को कोई चीज मिलती है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जिसकी वो चीज है उस तक पहुंचाए। अगर क्या कहते हैं आपने कोई पैसा पे किया है बाय मिस्टेक या अंडर कोअर्जन, तो जिसको आपने पे किया है ही इज लायबल टू पे इट बैक। अब यहाँ पे वही सारी एग्जाम्पल्स हैं कि ए सप्लाई करता है बी को, उसकी वाइफ और चिल्ड्रन को भी, जो लियोनेटिक है यानी पागल है, नेसेसिटीज सप्लाई करता है। तो जो कुछ भी नेसेसिटीज सप्लाई करता है उसके बदले में उसे रिम्बर्स किया जाएगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट लियोनेटिक पर्सन। अगर फर्ज कीजिए कि कोई आदमी किसी के लैंड को लीज पे लिया हुआ है, ठीक है, और वो लैंड जिसके लीज जिसका जो ओनर है वो गवर्नमेंट के पैसे पे डिफॉल्ट कर जाता है। जब वो डिफॉल्ट कर जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसकी ज़मीन को नीलाम कर दो। अब जिसने लीज पे लिया हुआ है उसने कहा कि ठीक है जनाब, इसके एरियर्स मैं पे करता हूँ, तो ज़मीन नीलाम ना की जाए। तो गवर्नमेंट उससे पैसे ले सकती है, ज़मीन नीलाम नहीं होगी, लेकिन जो लैंड लॉर्ड है ही इज़ लायबल टू पे द पर्सन जिसने उसकी लाइबिलिटी पूरी की है, और उस वक्त तक वो ज़मीन पे काम कर सकता है जब तक उसकी लाइबिलिटी पूरी ना की जाए। ए गलती से अपना कोई सामान बी के घर में छोड़ देता है, बी उसको इस तरह इस्तेमाल करता है जैसे उसके अपना सामान हो, इस सूरत में बी इज लायबल टू पे टू ए। अच्छा, कोई काम ऐसा है जैसे मिसाल के ए ने बी की प्रॉपर्टी को फायर से बचाया, ये ग्रेशियसली हुआ है तो इसलिए इसके एंटाइटल नहीं है कंपनसेशन का दूसरा आदमी। ए एंड बी ज्वाइंटली ओ 100 रुपीज टू सी। ए और बी दोनों ओ करते हैं सी को 100 रुपए। अब ए ने अकेले पे कर दिया सी को, बाद में जो है ना बी ने भी पे कर दिया सी को, तो जाहिर है ये दो दोहरी पेमेंट हो गई। तो सी को चाहिए, चूंकि पहला कर्जा उसका ए उतार चुका है, तो सी को चाहिए कि बी को पैसे वापस कर दो। इसी तरीके से अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर एग्जांपल आपसे बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करती है, लाहौर से कराची आपका सामान आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करती है, तो आप उसे पेमेंट करके अपना सामान तो ले लेते हैं, लेकिन कोर्ट में अगर जाएंगे तो आप उससे जो इलीगली चार्ज सम है वो रिकवर कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी से। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो कंपनसेशन दिए जा सकता है फॉर लॉस और डैमेज, लेकिन कोई रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस के ऊपर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कोई आदमी जख्मी हो गया है, तो जख्मी होने की वजह से उसकी जो इलाज पे जो खर्चा आ रहा है वो पैसे देने होंगे, प्लस जितने दिन वो काम पे नहीं गया तो वो भी देने होंगे, तो ये कंपनसेशन कहलाता है। लेकिन अगर कोई और इनडायरेक्ट लॉस है जिसकी वजह के उसको मेंटली डिस्टर्ब हो गया है या उसकी वजह से कुछ और उसको लॉस हो गया, तो वो कोर्ट कवर नहीं करती।
और फिर पेनल्टी भी दे देती, बाद वक्त कोर्ट पेनल्टी लगा देती, जनाब आप पेनल्टी दें इसके ऊपर, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। इसी तरीके से जो आदमी अपने सही होता है और अपने ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता है, तो वो भी, मगर उसका राइट है कंपनसेशन के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से जो उसको नुकसान हुआ है वो उसे दिया जाए। मिसाल के तौर पर ए सेल कर रहा है बी को राइस, 500 केजी राइस एट ए सर्टेन फिक्स प्राइस। अब बी जो है ब्रेक करता है प्रॉमिस को, ठीक है, ए ब्रेक करता है प्रॉमिस को और वो राइस सेल नहीं करता है। तो अब बी राइस जहां से भी खरीदेगा तो जो प्राइस उनके दरमियान तय हुई थी, मिसाल के तौर पर 50 रुपए पर किलो तय हुई थी और अब उसको 60 रुपीज पर किलो तय पड़ रहा है, तो उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा जो हर किलो पे देना पड़ रहा है, ये वो रिकवर करा सकता है, कर सकता है ए से। तो ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के घर को रिपेयर करने के लिए खास तरीके से और पेमेंट ले लेता है एडवांस में, लेकिन वो उस तरीके से रिपेयर नहीं करता जैसे कि उसको कहा गया है रिपेयर करने के लिए। तो ऐसी सूरत में बी इंटाइटल्ड है ए से रिपेयर का कॉस्ट रिकवर करने में, या वो कॉस्ट रिपेयर करने में कि उसको वो दोबारा वो किसी और से करवाए, तो वो कॉस्ट अब बी इंटाइटल्ड है कि ए से कवर करे। अगर फर्ज कीजिए कि ए ने पे करना है बी को 50,000 रुपये एक खास दिन में, उस खास दिन में वो 50,000 रुपये पे नहीं करता, उसकी वजह से बी जो है को बहुत नुकसान होता है और वो अपने दूसरे डेट को टाइम पे नहीं कर सकता। तो बी लेकिन इंटाइटल्ड है 50,000 रुपये के लिए और उसके ऊपर जो इतने दिनों का अब इंटरेस्ट बन रहा है उसके लिए। इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रोमिस करती है दूसरे को सेव फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी उसको आप इंडेमनीफाई कर रहे हैं, उसके जो भी लॉस है उसको आप सिक्योर कर रहे हैं कि अगर जो लॉस होगा आई विल सेव यू फ्रॉम दैट। तो आप खुद भी कर सकते हैं और किसी और आदमी के ब्याह पे भी आप इंडेमनिफिकेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ए इंडेमनीफाई करता है बी को कि अगर सी अगर कोई प्रोसीडिंग्स करता है, लीगल प्रोसीडिंग्स करता है अगेंस्ट बी 50,000 तक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अगर सी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करेगा तो ए बी को 50,000 रुपये पे करेगा। जब इंडेमनिटी होल्डर को सू किया जाता है तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? तमाम डैमेजेस वो पे करेगा। तो जो इंडेमनिफिकेशन की सूरत में अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, या इसी तरीके से कोई सूट अगर लॉ सूट अगर आपने किया है, लॉ सूट किया गया तो उसके भी कॉस्ट पे करेगा, और कंपनसेशन में जितना कोर्ट ने ऑर्डर किया तो वो भी पे करेंगे, इंडेमनीफायर पे करेगा। अच्छा, गारंटी क्या होता है? गारंटी क्या होता है कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूं तीसरे आदमी की, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वो डिफॉल्ट मैं पे करूंगा। उसको एक खास अमाउंट का भी डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है, तो आमतौर पे एक अमाउंट मेंशन होती है कि अगर डिफॉल्ट करेगा तो मैं इतने पैसे पे करूंगा। तो जो आदमी श्योरिटी दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है वो श्योरिटी है, और जो जिस आदमी की गारंटी ली जा रही है वो प्रिंसिपल डेटर है, और जिसको गारंटी दी जा रही है वो क्रेडिटर है। और अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी हो रही है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी, और बिजनेस में ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ए सेल करता है, डिलीवर्स ए गुड्स सेल करता है बी को, सी जो है बाद में कहता है ए को कि भाई जितने भी ट्रेड डेट हैं बी के उसको तुम फॉरबियर करो, और अगर वो तुम ऐसा करोगे तो सी तो तुम्हें डिफॉल्ट की सूरत में अगर बी डिफॉल्ट करता मैं पे करूंगा। तो चूंकि यहाँ पे एक प्रॉमिस हो गया है और यहाँ पे एक कंडीशन है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बी सी विल पे, तो इसलिए सी विल पे इन केस ऑफ डिफॉल्ट। लेकिन इसी चीज में ए जो है वो सेल करता है, डिलीवर करता है गुड्स टू बी, और सी जो है एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, बी अगर डिफॉल्ट करेगा तो मैं पे करूंगा, द एग्रीमेंट इज वॉइड।
श्योरिटीज लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर, यानी प्रिंसिपल डेटर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता अनटिल अनलेस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ। अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी उसको एक्सचेंज करके पैसे मिलेंगे, तो बिल डिसऑनर हो जाता है, तो ए इज लायबल फॉर द अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट एंड चार्जेस। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पे कोई आदमी है, वो किसी जमींदार का रेंट कलेक्ट करता रहता है, अब जाहिर है उसकी जिम्मेदारी का काम है, उसकी मैंने गारंटी दे दी है 50,000 रुपए की। अब वो जितनी भी ट्रांजेक्शन करता रहता है, वो गारंटी मेरी चल रही है, तो कभी भी वो अगर डिफॉल्ट करेगा तो मैं 50,000 पे करूँ। ऐसी गारंटी को कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, फ्यूचर ट्रांजैक्शन से पहले पहले अगर मैं रिवोक कर लूँ, या ये कि मैंने श्योरिटी दी है और मैं ही मर गया हूं, तो इस सूरत में कंटिन्यूइंग गारंटी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज होता है? जिसने कंटिन्यूइंग गारंटी या गारंटी दी हुई है, अगर ज्वाइंट श्योरिटी है, तो अगर एक श्योरिटी डिफॉल्ट कर जाता है, तो वो तो उस सूरत में अगर दूसरे श्योरिटीज एग्री करते हैं टू लायबिलिटी पे करेंगे, तो वो जो डिफॉल्ट कर गया वो नहीं पे करेगा, लेकिन बाकी सारे मिल करके करेंगे, पेमेंट करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में रद्दो बदल कर दिया जाए तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। अब श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अमाउंट ऑफ श्योरिटी पे करे। अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है कि श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दो, तो इस सूरत में भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। अगर प्रिंसिपल डेटर, जो कि बेसिकली जिसके लिए श्योरिटी दी गई है, वही रिलीज हो जाता है, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर क्रेडिटर प्रॉमिस करता है कि भाई मैं प्रिंसिपल डेटर को टाइम देता हूं, तो जब तक टाइम दिया तो उस वक्त तक श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। अगर क्रेडिटर प्रॉमिस करता है प्रिंसिपल डेटर को सू नहीं करेगा, जब सू नहीं करेगा तो श्योरिटी से वो पैसे नहीं ले सकता, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। और या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या पेमेंट कर दे रहा है अपने प्रिंसिपल डेटर को, क्रेडिटर को, प्रिंसिपल डेटर, उस सूरत में भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। श्योरिटी गारंटी करता है कि इसके ऊपर एक्ट नहीं करो जब तक कि कोई श्योरिटी ज्वाइन नहीं करे, और कोई श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता तो उस सूरत में भी जो पहले वाला श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर श्योरिटी उस सूरत में डिस्चार्ज नहीं होता, अगर क्रेडिटर ने फर्ज कीजिए कि सू नहीं किया, इसका यह मतलब नहीं है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। और अगर किसी एक क्रेडिटर को कोई श्योरिटी ने रिलीज कर दिया, तो बाकी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होते। डिफरेंट श्योरिटीज ने डिफरेंट सम्स दिए हैं अगर, तो वो अपने अपने सम्स के लिहाज से लायबिल होंगे श्योरिटी पे करने के लिए। मिसाल के तौर पर ए, बी और सी श्योरिटीज पे कर रहे हैं डी के लिए, और ए ने कहा है 10,000 तक के लिए, बी ने कहा 20,000 तक, और सी ने 40,000 तक। अब डी डिफॉल्ट कर जाता है, तो ऐसी सूरत में ए का चूंकि लिमिट 10,000 है, तो वो 10,000 पे करेगा, और बी और सी 15,000 पे करेंगे, क्योंकि 15,000 दोनों की लिमिट में आते हैं। बेलमेंट, आमतौर पे बिजनेस कंडक्ट करने में लोग एक दूसरे को चीजें देते हैं, वो उनके तहवील में आता है, फिर वो चीज रिटर्न भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप रिपेयर के लिए कोई पंप देते हैं किसी को, तो इस सूरत में आप बेलर हैं और जिसने वो पंप रिसीव किया वो बेली है। इसी तरीके से आप किसी को घर किराए पे देते हैं, तो वो बेलर है और आप बेली हैं। जनरेटर आपसे कोई मांग के ले गया, आपसे कोई घर से आयरन मांग के लेके चला गया कि भाई मैं कुछ अर्से यूज करके वापस कर दूंगा, इन सूरतों में आप बेलर हुए अगर आपने वो चीज़ दी है, उसको लैंड की है या रेंट पे दी है, और दूसरा बेली है जिसने वो चीज़ ली है। तो बेलमेंट के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आप कोई गुड्स डिलीवर करें, बेली उसे एक्सेप्ट करे, और उस पे कोई कंसिडरेशन भी मौजूद है। जैसे रेंट के एग्रीमेंट में जो टेनेंट होता है वो बेली होता है, लैंडलॉर्ड बेलर होता है, और कंसिडरेशन रेंट है। इसी तरीके से पंप रिपेयर के केस में
जो बेलर है वो पंप का ओनर है, बेली पंप रिपेयर करने वाला है, और कंसिडरेशन ये है कि पंप रिपेयर करने के जो चार्जेस हैं वो पे किए जाएंगे। बेलमेंट जो वो होता है जिसमें 3 टाइप्स ऑफ बेलमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें बेलर को और बेली दोनों को फायदा हो रहा है। जैसे पंप रिपेयर के केस में दोनों का फायदा हो रहा है, एक का पंप रिपेयर हो रहा है, दूसरे को पैसे मिल रहे हैं। या जिसमें सिर्फ बेलर को बेनिफिट हो रहा है, या सिर्फ जिसमें बेली को बेनिफिट हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपने किसी को कोई अपने घर की कोई चीज़ इस्तेमाल के लिए दे दी, मिसाल के तौर पे आपने डीजल जनरेटर दे दिया 2 दिन के लिए किसी को, तो वो बेली जो है वो उसका एडवांटेज ले रहा है, आपको उसको फायदा नहीं हो रहा क्योंकि आप उससे पैसे नहीं ले रहे। कभी ऐसा होता है कि आप अपनी कोई चीज़, कीमती चीज़ कहीं पे रखना चाहते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, तो आपने किसी को दे दिया, भाई ये इसको मेरी चीज़ अपनी हिफाजत पास रख लो, तो ये इसका फ़ायदा आपको होगा क्योंकि आपकी चीज़ की कोई हिफाजत से रख रहा है, तो ये बेलर को फ़ायदा हुआ। तो बाज़ केसेस में दोनों को फ़ायदा होता है, बाज़ केसेस में सिर्फ बेलर को फ़ायदा होता है, और बाज़ केसेस में सिर्फ बेली को फ़ायदा होता है। बेलर की ड्यूटी ये है कि आप बेली को, गुड्स को जो अच्छे से अच्छे कंडीशन में बेली या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को दे दें। अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस फॉल्ट को बता दें बेली को कि इसके अंदर ये फॉल्ट है। और अगर उसको कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको रखने में, या कोई लॉस होता है उसको रखने की वजह से, तो बेलर की ड्यूटी है कि उसे पे करे। बेल है उसको उसी तरह टेक केयर करे जैसे वो अपने गुड्स की टेक केयर करता है। अगर उसने ठीक तरीके से पूरी टेक केयर की है, उसके बावजूद कोई लॉस हो जाता है, तो बेली इज नॉट लायबल टू पे दैट लॉस। अगर किसी को आपने ग्रेशियसली दिया है, यानी कि बस मोहब्बत में आपने चीज़ दी है, तो उसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लैंड ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को डीजल जनरेटर दिया 2-3 दिन इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल करने में वो ख़राब हो गया, तो अब उसका जिस जो बेली है उसका फ़र्ज़ है कि उसको रिपेयर करा के आपको दे। जब टाइम गुजर जाए, जितने टाइम के लिए आपने दिया, तो बेली की जिम्मेदारी है कि वो गुड्स को वापस कर दे बेलर को। और अगर गुड्स नहीं रिटर्न किया है, प्रॉपर टाइम पे डिलीवर नहीं किया है, तो जो भी लॉस हुआ है या जो भी उसमें खराबी पैदा हुई है, जो भी उसमें डिटेरियोरेशन हुई है, तो उसको ठीक करके दे। अगर आपने कोई गुड्स ऐसी दी है किसी को जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो गया है या कोई इंक्रीज हो गया है, तो वो प्रॉफिट के साथ आपको वापस करने का बेली जिम्मेदार है। मिसाल के तौर पे आपने किसी को गाय दी अपनी, अब गाय ने बच्चा दिया, तो अब ये एक प्रॉफिट है या इंक्रीज है, तो अब बेली का फर्ज है कि जब आप बेलर उससे सामान वापस ले, अपनी गाय वापस लेने जाए, तो काफ भी वापस करे, क्योंकि ये उससे इंक्रीज है जो बेली बेली के पास आया था, लेकिन बेली उसका ओनर नहीं है बल्कि बेलर उसका ओनर है। अगर ज्वाइंट ओनर्स हैं, बेलर्स ज्वाइंट ओनर्स हैं, तो किसी एक को भी अगर रिटर्न कर दे तो ये रिटर्न माना जाएगा। अगर बेली गुड फेथ में किसी ऐसे शख्स को रिटर्न करता है जो कि उसका ओनर नहीं है, तो वो अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी हम कहेंगे उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, यानी गुड्स रिटर्न कर दिया। मिसाल के तौर पे किसी ने मुझसे कोई चीज़ ली, मेरी गाड़ी ली, वापस गाड़ी ली, गाड़ी 1 दिन चलाकर उसने वापस कर दिया, मुझे नहीं वापस किया, मेरे बेटे को वापस किया, हालांकि वो ओनर नहीं है, तो इसका ये रिटर्न ठीक माना जाएगा। अगर ए बी को कोई गाड़ी, मिसाल के तौर पर घोड़ा देता है चलाने के लिए, और घोड़ा बदमाश है, वो सरकश है, और घोड़ा भाग जाता है जिसकी वजह से बी गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है, तो ए अब रिस्पॉन्सिबल है कि उसको जो जख्म लगे हैं और जो उसको मरहम पट्टी में खर्चा आएगा वो पे करे। इसी तरीके से एक ए बी से गाड़ी लेता है, हायर पे लेता है, और वो ब्रेक्स उसके ठीक नहीं है, लेकिन बी को इसके बारे में मालूम नहीं है, उसके बावजूद अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी। गाय की एग्जांपल मैंने अभी दे दी कि गाय अगर किसी को आपने एज ए बेलर दी है और उसने काफ दिया है, तो रिटर्न में वो गाय के साथ आपको काफ भी वापस करेगा।
बेलमेंट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, यानी अगर मैंने किसी को कोई सामान दिया है और मैं अगर वाइड करना चाहूँ बेलमेंट को, तो दो सूरतों में वाइड कर सकता हूँ। अगर वो उस तरह से सामान को यूज कर रहा है जो कि मैंने नहीं कहा था, इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट, जो जिन शराइत पे मैंने दिया था उस पे अमल नहीं कर रहा, तो उस सूरत में वाइडेबल हो जाएगा। या मेरे गुड्स को अनऑथोराइज यूज करे, उस सूरत में भी वाइड हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने किसी को अपना घर दिया किराए पे, उसने फर्दर आगे किराए पे दे दिया, हालांकि किराएनामे में साफ लिखा है फर्दर किसी और को किराए पे नहीं दे सकता, तो इस सूरत में ये बेलमेंट वाइडेबल है एट माई ऑप्शन। या ये कि मैंने किराए पे दिया है किसी एक फैमिली को, और वो मुस्तकिल किसी और फैमिली को भी अपने ला के वहाँ पे रख रहा है, तो मैं उससे कह सकता हूँ जनाब ये कंडीशन हमारी नहीं थी, आप इस फैमिली को शिफ्ट करें वापस कहीं और अगर वो शिफ्ट नहीं करता है तो मैं इसको, ये वाइडेबल है एट माई ऑप्शन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है गुड्स मिक्स हो जाते हैं, आपने किसी को कोई गुड दिया वो मिक्स हो गया। अब मिक्स होने की दो सूरतें हो सकती हैं, या तो बेलर का कॉन्सेंट होगा या बेलर का कॉन्सेंट नहीं होगा। अगर बेलर का कॉन्सेंट है तो दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो गुड्स सेपरेट हो सकते हैं आपस में, या फिर गुड्स सेपरेट नहीं हो सकते आपस में। तो मिसाल के तौर पे ए ने बी को 100 बेल कॉटन दिए, उसके ऊपर पर्टिकुलरली मार्क लगे हुए थे, खास मार्क्स लगे हुए थे। अब बी ने ए के कंसर्न के बगैर उनको अपने बेल्स के साथ मिक्सअप कर दिया और उसके अपने बेल पे भी खास मार्क्स लगे हुए हैं। अब अगर ए ने उससे वापस आके अपने 100 बेल्स मांगे, तो बी उसको जो सेपरेट करने के एक्सपेंसेस है वो बी बेयर करेगा, और अगर कोई डैमेज हो गया है तो वो भी बी बेयर करेगा। अब अगर ए मिसाल के तौर पे ए ने बी को बेल किया है राइस वर्थ 10,000 रुपीज, हाई क्वालिटी राइस है, और बी की कंसर्न के बगैर उसने उसमें इंफीरियर राइस मिला दिया है। अब बी बाउंड है कि ए को 10,000 रुपीज दे। बेलर कि इस बात का पाबंद है कि जिसके पास वो सामान है उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस आते हैं तो उसकी रीपेमेंट करे। जैसे कोई शख्स किराए पे रहता है, अगर वहाँ पे कोई ऐसा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है या गवर्नमेंट के बिल्स हैं जो कि बेलर को पे करने हैं, तो बेलर को वो पे करने चाहिए, वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर किसी को आप कोई गुड देते हैं, ग्रेशियसली देते हैं, मुफ्त में देते हैं, इस्तेमाल के लिए देते हैं, आम इस्तेमाल के लिए देते हैं, और वो मिसाल के तौर पर आप अपनी गाड़ी किसी को देते हैं ग्रेशियसली एक दिन चलाने के लिए, अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो इस बात के लिए बेली पाबंद है कि वो गाड़ी को रिपेयर करके ओरिजिनल कंडीशन जैसी थी, जिस कंडीशन उसे दी गई थी उस कंडीशन में आपको दे। इसी तरीके से जब एक्सपायरेशन हो जाए, टाइम वक्त गुजर जाए, तो टाइम गुजरने के बाद जिस पर्पस के लिए उसने लिया था वो पर्पस पूरा होने के बाद बेली शुड रिटर्न द गुड। अगर कोई लॉस हो रहा है यानी वो चीज़ गुम हो जाए या वो चीज़ तबाह हो जाए, तो उस सूरत में बेली रिस्पॉन्सिबल है कि उस नुकसान को बेलर के लिए पूरा करे। अगर कोई ग्रेशियस बेलमेंट है तो बेलर के मौत के बाद या बेली के मौत के बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। जैसे मैंने किसी किसी आदमी ने किसी को अपनी गाड़ी दी एक दिन के लिए बगैर किसी मुआवजे के, अब उसमें बेलर मर जाता है या बेली मर जाता है, तो अब ये गाड़ी वापस उसके हायर्स को चली जाएगी। और अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है बेली को, तो बेली इस बात का पाबंद है कि प्रॉफिट जो है बेलर को वापस कर दे। अच्छा, कोर्ट्स में किस तरह से के बेल्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें एक साइटेशन रिलीज बहुत कॉमन बेल है। उसमें अगर पुलिस किसी को किसी जुर्म में पकड़ती है तो उससे लिखवा लेती है कि जनाब आपको इस जुर्म में पकड़ा गया है, आप कोर्ट में आपका चालान पेश किया जाएगा, तो जब भी कोर्ट आपको समन करेगी तो आप लिख कर के दें कि आप कोर्ट में हाजिर होंगे। तो ऐसे ऐसे बेल को साइटेशन रिलीज कहते हैं। आदमी को छोड़ देती है पुलिस, लेकिन इस बात का पाबंद बना देती है कि कोर्ट जब भी बुलाएगी तो यू विल कम। तो एक तरह से ये पर्सनल गारंटी है कि जनाब मैं आ जाऊंगा। श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, कोई एडवांस पेमेंट कर देते हैं, जैसे घर का रेंट एडवांस पे करते हैं, या कोई आपने काम करवाना है किसी कॉन्ट्रैक्टर से, 10% आप उससे उसे एडवांस पे कर देते हैं ताकि वो कुछ सामान वगैरह खरीद ले। या ट्रेड में जो गारंटीज दी जाती हैं
परफॉर्मेंस वारंटी लेते हैं या मेंटेनेंस बॉन्ड लेते हैं आप, जनाब आप 1 साल तक मेंटेनेंस करते रहेंगे, उसके लिए हम 10 लाख रुपए आपके रोक रहे हैं, तो ये श्योरिटी बॉन्ड्स कहलाते हैं। अच्छा, रिकॉग्निजेंस भी साइटेशन रिलीज की तरह है। फर्क ये है कि रिकॉग्निजेंस जो है आप करते हैं, रिकॉग्निजेंस आप करते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें आप मैजिस्ट्रेट आपको पाबंद करता है कि जिस दिन आपकी डेट हो या जब भी आपको कोर्ट समन करे तो आप उस दिन हाजिर होंगे। प्रॉपर्टी बॉन्ड ये होता है कि किसी कोर्ट के अंदर जब आप बॉन्ड की सूरत में अपनी प्रॉपर्टी को दे देते हैं, जैसे घर के कागजात दे देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी बॉन्ड कहलाता है। जब कोई गैर मुल्की कोई जुर्म करता है और उस जुर्म के बदले में उससे कोई बॉन्ड लिया जाता है पैसों की शक्ल में, तो ऐसे बॉन्ड को इमिग्रेशन बॉन्ड कहते हैं, उसकी रिलीज के लिए लेकिन वही पाबंद होता है कि जब भी उसे बुलाया जाएगा ही विल कम बैक टू द कोर्ट। कैश बॉन्ड होता है, जब कैश की सूरत में कोर्ट बॉन्ड देती है, दैट इज कॉल्ड कैश बॉन्ड। बेलमेंट ऑफ प्लेजेस, प्लेज कहते हैं जैसे रहन रखना, उर्दू में कहते हैं वो प्लेज है। तो जब आप कोई गुड्स किसी की सिक्योरिटी की डिपॉजिट के तौर पर रख लेते हैं ताकि वो डेट को पे करे या जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस अपने फुलफिल करे, तो इस एक्शन को प्लेज कहते हैं। और बेलर पॉनर कहलाता है, यानी जिसने रहन रखा है वो पॉनर है, और जिसने कोई चीज़ रहन रखी है वो बेली है। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं कि कोई अपने जेवर रहन रख करके पैसे लेता है, तो ये क्या है, जो रहन रख रहा है, प्लेज कर रहा है, वो पॉनी है, और जो पैसे दे रहा है उसके बदले में वो पॉनर है या बेलर है। पानी जो है वो बेच सकता है, गुड्स को रिटेन कर सकता है डेट की पेमेंट के लिए, प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए, या डेट के इंटरेस्ट को वसूल करने के लिए, या उस गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस आए हैं उसको रिकवर करने के लिए भी वो गुड्स को रिटेन कर सकता है या सेल कर सकता है। ओके, अब ये है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है। जब भी मिसाल के तौर पर अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक कोई बहुत बड़ी कंपनी है, अब उसका कोई एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहा है, काम वो कर रहा है लेकिन काम कर रहा है जनरल इलेक्ट्रिक के लिए। तो अगर जनरल इलेक्ट्रिक की चीज़ें गुड्स सेल कर रहा है तो इसका मतलब है कि जनरल इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल हो गया, और जो यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहा है वो एजेंट हो गया। इन दोनों की सर्टेन रिलेशनशिप को प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कहते हैं, और दोनों की सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और लाइबिलिटीज हैं। इसी तरीके से जब आप जॉब करते हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो प्रिंसिपल है, और आप एम्प्लॉई हैं तो आप एजेंट हैं। यानी आप उसका कुछ काम करते हैं जिस तरीके से वो कहता है, और बिल्कुल डिलीजेंटली काम करते हैं जैसे कि वो शख्स खुद काम कर रहा है। तो एजेंट, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन। जब टाइम नहीं होता प्रिंसिपल के पास या इतना स्कोप नहीं होता, या तो वो क्या करता है, एजेंट हायर कर लेता है। एजेंट का काम ये होता है कि प्रिंसिपल के बिजनेस को लुक आफ्टर करता है। एम्प्लॉय का काम ये होता है कि एम्प्लॉयर के बिजनेस को लुक आफ्टर करे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में भी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। और जो आदमी एक एजेंट को अपॉइंट करता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। अच्छा, एजेंसी रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, और ये अपॉइंटमेंट कोई इन राइटिंग भी होना ज़रूरी नहीं है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। और एजेंट के पास अथॉरिटी होती है कि तमाम लाफुल काम करे, ड्यू डिलीजेंट के साथ काम करे, ताकि वो प्रिंसिपल के बिजनेस को सिक्योर कर सके और सेफली उसके बिजनेस को प्रमोट कर सके। एम्प्लॉयड अथॉरिटी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में एग्जाम्पल ये है कि फर्ज कीजिए ए के पास एक शॉप है कोयटा में, लेकिन वो रहता है कराची में। उसने बी को अपने शॉप के ऊपर लगाया है मैनेजर के तौर पे, वो उसका एजेंट है। तो वो सी से ए के अकाउंट में शॉप के लिए चीज़ें लेता है और वो पैसे खरीदता है, इसके अकाउंट से पे भी करता है, और ये ए के नॉलेज में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी उसका एजेंट है और बी के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है कि वो
ए के बिहाफ पे सी को ऑर्डर करे गुड। कौन एजेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता? कौन एजेंट एम्प्लॉय हो सकता है? मतलब आप किसको अपना, जिसको अपना एजेंट एम्प्लॉय करेंगे उसका अक्लमंद होना जरूरी है और बलूगत की एज से ऊपर आ जाना जरूरी है। यानी पर्सन जो है शुड बी ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि पाकिस्तान में 18 ईयर्स है, और द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, उसी को आप एजेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं। अगर उसके अलावा किसी को आप एम्प्लॉय करते हैं एजेंट, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रिंसिपल के ऊपर। यानी अगर एक आदमी जो है वो नाबालिग है या उसका दिमाग खराब है, अगर आप उसको एजेंट बना भी लेते हैं तो प्रिंसिपल को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अपने हक के लिए। बाज़ औक़ात एजेंट्स भी सब एजेंट बनाते हैं मजीद बिजनेस को आगे एक्सपैंड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो कि ओरिजिनल एजेंट के अंडर में होता है। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एजेंट को अनटिल अनलेस वो फ्रॉड करे या जानबूझकर कोई गलत काम करे। और जिस तरह से प्रिंसिपल को एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह सब एजेंट एजेंट को रिस्पॉन्सिबल है, और एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है सब एजेंट के एक्ट के लिए, क्योंकि सब एजेंट भी वही बिजनेस कर रहा है जो कि प्रिंसिपल का बिजनेस है। एक एजेंट किसी दूसरे आदमी को सब एजेंट नहीं एम्प्लॉय कर सकता वही काम करने के लिए जिस काम को करने के लिए उसे एजेंट एम्प्लॉय किया गया। अनटिल अनलेस ऑर्डिनरी बिजनेस में ऐसा होता है कि स्ट्रेट के अंदर सब एजेंट्स एम्प्लॉय किए जाते हैं। अगर सब एजेंट को प्रॉपर्ली एम्प्लॉय किया गया है कि तो वो प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर इसकी अपॉइंटमेंट में प्रिंसिपल का कंसेंट है और प्रिंसिपल इज अवेयर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अगर अथॉरिटी के बगैर अपॉइंट करता है सब एजेंट को तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एक्ट का। ए डायरेक्ट बी ही सॉलिसिटर टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन। ए अपने लॉयर को कहता है, बी को कहता है कि भाई मेरी जो ये जायदाद है उसे बेच दो। बी एक ऑक्शनियर को लाता है कि भाई ये सारा जो है ना कंडक्ट सेल करो, इसे बेच दो। तो सी जो है ए का सब एजेंट नहीं है, सी जो है वो सब एजेंट नहीं है बी का, बल्कि एज एजेंट है फॉर द कंडक्ट ऑफ द सेल, क्योंकि वो सेल किसके लिए कंडक्ट कर रहा है? ए के लिए कंडक्ट कर रहा है। रेटिफिकेशन, जब आप किसी चीज की अप्रूवल कर लेते हैं, करते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं रेटिफिकेशन। अगर कोई आदमी मेरे बिहाफ पे कोई काम करे, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसके काम को इंडोर्स कर दूं कि हाँ ये काम जो उसने किया है मेरी मर्जी से किया है, तो ऐसी सूरत में मैं कहूँगा मैंने उसके काम को रेटिफाई कर दिया। तो अगर कोई आदमी को ए जो है बी को अथोराइज नहीं कर रहा लेकिन फिर भी बी के लिए वो गुड्स खरीद रहा है और सी को बेच रहा है, अगर बी इम्प्लाई करता है कि जनाब उसको रेटिफिकेशन देता है कि जनाब हाँ ये ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये हम ये कहेंगे कि उसने उसको अपने एक्नॉलेजमेंट दी है कि ये चाहे एक्सप्रेस मैनर में, एम्प्लाइड मैनर में, कि ही इज ऑथराइज टू सेल दीज थिंग्स ऑन माई बिहाफ। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे टर्मिनेशन होती है? रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल अथॉरिटी रिवोक कर ले, वापस ले ले, या अगर कोई ऐसा काम एजेंट ने ना किया हो जिसकी वजह से प्रिंसिपल बाइंड हो जाए, तो उससे पहले पहले भी अथॉरिटी अगर प्रिंसिपल रिवोक कर ले तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। एजेंसी खुद भी वापस कर सकता है एजेंट, उस सूरत में भी एजेंसी टर्मिनेशन हो जाएगी। जिस पर्पस के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप बनाया गया था वो बिजनेस कंप्लीट हो जाए, वो पर्पस पूरा हो जाए, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट पर्पस, ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट बिजनेस एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। डेथ हो जाए प्रिंसिपल की या एजेंट की, उस सूरत में भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है।
अगर प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से कोई एक अनसाउंड माइंड का हो जाए, उस सूरत में भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल जो है इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी वो इस काबिल ना हो कि अपने ड्यूज अदा कर सके, तो उस सूरत में भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। एजेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता अगर एजेंट का कोई इंटरेस्ट हो प्रॉपर्टी में, तो उस सूरत में एजेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे मैंने किसी को एजेंट बनाया है कि मेरा डीजल जनरेटर को वो रेंट पे चलाएगा, और उसका 10% वो अपना कमीशन ले लेगा। अब जो रेंट आ रहा है वो पैसे मैं ले रहा हूँ, अब उसका 10% कमीशन ड्यू है, तो जब तक कि उसका कमीशन ड्यू नहीं मिल जाएगा, एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। अगर एजेंसी रिवोक की जाती है, तो उसकी सूरत में आप कंपनसेशन देंगे, यानी जो नुकसान एजेंट का हो रहा है, बिजनेस को आपने दरमियान में एब्रप्टली रोका है, वो कंपनसेशन देंगे, और बाज केसेस में कोर्ट उनको डैमेजेस भी देती है। एजेंट्स की ड्यूटीज क्या क्या है? जैसे मिसाल के तौर आप कहीं पे मुलाजिम है, तो आप भी एजेंट है, आपकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी बहैसियत एम्प्लॉय? टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल, आपका एम्प्लॉयर का जो भी बिजनेस है, जितना एरिया आपको रिस्पॉन्सिबल किया है, उसको आप कंडक्ट करें, और उसके लिए आप अपनी प्रॉपर स्किल और डिलीजेंस यूज करें। जब भी प्रिंसिपल आपसे अकाउंट मांगे, तो यू हैव टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, क्योंकि प्रिंसिपल का बिजनेस है, इसलिए आप उसको प्रॉपर अकाउंट देंगे, हिसाब किताब देंगे, जनाब काम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चीज़ें रनिंग है, क्या चीज़ें हो चुकी हैं। और जिस चीज़ में प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, आप प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस, और उससे इंस्ट्रक्शंस लेंगे। और अपने अकाउंट पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप प्रिंसिपल के मातहत हैं, प्रिंसिपल के एजेंट हैं, तो आप प्रिंसिपल के अकाउंट पे काम करेंगे। और जितने भी पैसे वसूल हो रहे हैं इस कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, वो सारे आप प्रिंसिपल को पे करेंगे, लेकिन जो पैसा आपको एज एजेंट मिलना चाहिए, वो आप रिटेन कर सकते हैं पहले, और उसके बाद बाकी पैसे पे कर सकते हैं। अगर बिजनेस एजेंट की गलती से खराब हुआ है, तो उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है रिन्यूमरेशन का, और एजेंट इस बात के लिए इंटाइटल्ड है कि प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को रिटेन कर ले जब तक कि उसके ड्यूज ना पे किए जाए। इसी तरह प्रिंसिपल के भी ड्यूटीज है एजेंट के। एजेंट जितने भी लॉफुल एक्ट्स कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, बिजनेस में जाहिर है कुछ नुकसान भी हो जाता है, तो प्रिंसिपल उसके लिए इंडेमनीफाई करेगा एजेंट को। लेकिन अगर एजेंट ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, तो प्रिंसिपल उस क्रिमिनल एक्ट को के लिए लायबल नहीं है। और अगर कोई इंजरी हुई है प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट की वजह से, तो एजेंट विल बी कंपनसेटेड फॉर दैट। का एजेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विथ थर्ड पर्सन, तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए प्रिंसिपल बाउंड है। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड करता है, जितनी अथॉरिटी प्रिंसिपल ने दी है उससे ज़्यादा पे अथॉरिटी पे काम करता है, तो ये देखा जाएगा कि एक्ट सेपरेबल है या नॉट सेपरेबल है। अगर सेपरेबल है, तो जितना उसने अथॉरिटी के अंदर काम किया है वो लीगल है, और जितना अथॉरिटी के बाहर किया है वो इलीगल हो जाएगा, उसके लिए एजेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर सेपरेबल नहीं है, तो जितना प्रिंसिपल को नुकसान पहुंच रहा है उस एक्सीडिंग अथॉरिटी की वजह से, उस नुकसान को एजेंट पूरा करेगा। अगर एजेंट को नोटिस देता है थर्ड पार्टी, तो इट इज एज नोटिस टू प्रिंसिपल। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है, तो एक एजेंट कभी भी पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अगर उसने किया है, बल्कि उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करेगा प्रिंसिपल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उसने अपने लिए नहीं किए थे, बल्कि प्रिंसिपल के लिए किए थे। अगर राइट्स ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज, अगर डिस्क्लोज नहीं किया गया है,
तो इसका मतलब प्रिंसिपल को नहीं पता है कि राइट पार्टीज के क्या हैं। तो जो राइट्स हैं वो एजेंट उसको, ऑब्लिगेशंस भी एजेंट्स के होगी। अगर कोई पर्सनली डीलिंग कर रहा है एजेंट के साथ तो एजेंट पर्सनली लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल ना होगा। और अगर कोई प्रिटेंडेड एजेंट है, तो कोई प्रिटेंड कर रहा है कि वो एजेंट है अगरचे वो एजेंट नहीं है, तो वो खुद लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। अगर कोई आदमी अपने अकाउंट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं होगी कि अगर एजेंट ने कोई अनऑथराइज एक्ट किया है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो ऑथराइज हो, ऑथराइज एक्ट था, तो अगर वो अनऑथराइज एक्ट था तो उस सूरत में प्रिंसिपल की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अगर एग्रीमेंट में मिसरिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करने से पहले ये कुछ आपको कमांडमेंट्स हैं, कुछ आपको इसमें उसूल बताए जा रहे हैं कि आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करें। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये सोचें कि कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रिप प्लान है। तो ट्रिप प्लान आप कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर आप पहली दफ़ा टर्की जा रहे हैं, पहली दफ़ा आप टर्की जा रहे हैं, आपको टर्की के बारे में नहीं मालूम, आप क्या करेंगे? वहाँ के मौसम का हाल पता करेंगे, वहाँ पे लोगों के मतलब पूछेंगे, वहाँ पे आप पता करेंगे कि भाई कौन कौन से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, होटल्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, खाने पीने की जगहें कहाँ पे अवेलेबल हैं, तो और सस्ते ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है। तो जितनी भी चीज़ें आप मालूमात जमा कर सकते हैं जो कि उस दौरान आपके काम आ सकता है, वो सारे मालूमात आप जमा करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के मतलब जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितने भी अनफोर्सीन चीज़ें हैं जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन में हो सकती हैं, उन सब के बारे में आप मालूमात जमा करें, तो आप ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्यूचर को फोर्सी कर सकें। और जितने भी स्पेसिफिक कमिटमेंट्स हैं, प्री रेक्विजिट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, उनको आप राइट डाउन कर लें। यानी ये काम ज़रूरी है, ये कमिटमेंट लेना ज़रूरी है, उसको आप राइट डाउन कर लें। अच्छा, उस काम बाद वक़्त कुछ काम को करने से पहले भी कुछ काम किए जाते हैं जो उसके प्री रेक्विजिट्स होते हैं। तो प्री रेक्विजिट्स आपको पता होने चाहिए ना, ये काम होंगे तो फिर आगे काम चल सकेगा। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर ने अगर ये काम करना है तो उसको डीजल जनरेटर खरीदना होगा, उसको मजदूर हायर करने होंगे, उसको मैनेजर्स हायर करने होंगे। तो क्या वो इस पोजीशन में कि सारे काम कर सकता है और या करता रहा है? इसका मतलब है प्री रिक्विजिट्स को फुलफिल कर सकता है। इसी तरह आपके एंड पे भी कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे। मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रिक का प्रोविजन देंगे, पानी की सप्लाई करेंगे या और दूसरी कोई फैसिलिटी सप्लाई करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए उनमें से आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते हैं तो उसको करने का क्या तरीका होगा। फिर एक्सेप्शंस होती हैं। मिसाल के तौर पर हड़ताल आ जाते हैं, कोई आपके मजदूर हड़ताल कर देते हैं, पानी नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिल रही कराची इलेक्ट्रिक से। उन एक्सेप्शंस की सूरत में आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? आप मैनेज करेंगे, दूसरी पार्टी मैनेज करेगी, दोनों मिल के मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? एक्सेप्शंस है। फिर कंटिजेंसी है, यानी कि इमरजेंसीज हैं। जैसे अभी कोरोना की सूरत में आ गया, आपको बहुत सारे एसओपीज फॉलो करने में, तो ऐसी कंटिजेंसीज जिनको आप एंटिसिपेट कर सकते हैं एटलीस्ट, तो उसका प्लान भी तैयार रखें ताकि अगर ऐसी कंटिजेंसी कोई ऐसी चीज़ हैपन हो जाए तो आप उसको एड्रेस कर सकें। और फिर आप जो है वो दूसरे साइड की सारी स्टेटमेंट लिखेंगे, उनके क्या विशफुल थिंकिंग हो सकती है, आपके ख्याल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ताकि वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट के लिए नेगोशिएट कर सकें। कोई डिस्क्लेमर्स हैं तो आप वो भी लिख दें, और आप जाहिर है कि बता भी दें अपने कॉन्ट्रैक्टर को। मिसाल के तौर पर आप बता देंगे जनाब आप कोई अगर ऐसा काम करेंगे जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, एथिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसके लिए कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, एंड यू आर बाउंड टू फॉलो सोशल ऑब्लिगेशंस एज वेल एज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जब आप लिखें एग्रीमेंट तो शॉर्ट पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, सिंपल इंग्लिश लिखें ताकि उसको समझने में आसानी हो, और एक पैराग्राफ में एक टॉपिक लिखें ताकि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो और आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी कौन सा टॉपिक कहाँ पे लिखा हुआ है। और बड़े सेंटेंसेस के बजाय छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बार बार रिपीट नहीं कीजिए, एक चीज़ जो आपने एक जगह पे मेंशन कर दी अब दूसरी जगह पे मेंशन ना करें अनटिल अनलेस उसकी वाकई दूसरी दफ़ा मेंशन करने की ज़रूरत है।
और कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली जो आप करते हैं ना, ये परसुएशन है, यानी आप दूसरी पार्टी को कन्विंस करते हैं। तो इसलिए नेगोशिएशन में ऐसा स्टाइल तैयार करें जिससे दूसरी पार्टी कन्विंस हो सके। उस तरीके से आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकेंगे जो दोनों के लिए काबिल अमल होगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, लीगल फॉर्मेलिटी के लिए लिखे जाते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को ब्रॉडली डिफाइन करने के लिए लिखे जाते हैं। रियल वर्ल्ड उससे डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं लिखी है, तो वहाँ पे आप लोगों का एक दूसरे से रिलेशनशिप काम आता है, इसमें गिव एंड टेक काम आता है या प्रिंसिपल्स काम आते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट लिखने का मकसद दोनों जानिब से ये है कि आप बेसिकली उस काम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, और दूसरा उस काम को एग्जीक्यूट करना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट लिखने का मकसद ये कि ये काम सीमलेस तरीके से हो। और अगर इसमें फिर बीच में कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है, तो अगेन आप एक दूसरे से नेगोशिएट करके उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रैक्टिकल चीजें आप एग्रीमेंट लिखने के मुतालिक समझ लीजिए कि कुछ क्लॉजेज आपके एग्रीमेंट में ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हैं कि ये क्लॉजेज बाकी रहेंगी टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट के बाद भी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मेंटेनेंस क्लॉज डाला हुआ है। अब मेंटेनेंस क्लॉज है 5 साल के लिए। ये 5 साल के लिए वो पार्टी जिसने आपको ये बिल्डिंग बना के दी है, वो मेंटेनेंस करके देगी। तो आप लिख दीजिए, ये अगर क्लॉज 4 में लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए क्लॉज 4 विल सेव आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी टर्मिनेशन हो भी जाए कॉन्ट्रैक्ट की तो क्लॉज 4 वैलिड रहेगा। क्लॉज 4 विल रिमेन वैलिड आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द क्लॉज फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 1 year, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है। फिर निगोशिएशन हमेशा गिव एंड टेक का नाम है। आप ये नहीं कर सकते कि आप सब चीज़ें निचोड़ लें और दूसरे को बिल्कुल निचोड़ कर नेगोशिएट करें। बात सूरतों में ये मुमकिन है, आप पावरफुल पोजीशन में होते, जैसे आप वेंडर से एग्रीमेंट कर रहे हैं, वेंडर के पास बिजनेस नहीं है, अब वो आप नेगोशिएट कर रहे हैं, तो आप बहुत ही लो प्राइस जाके आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं, एग्रीमेंट भी हो जाएगा। लेकिन जब वेंडर को बचेगा नहीं और जैसे ही उसको मौका मिलेगा दूसरे बिजनेसेस को मिल जाएंगे, तो एग्रीमेंट से निकलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे निगोशिएशन का फायदा नहीं है। निगोशिएशन वो जिसमें दोनों को कुछ ना कुछ गेन हो रहा हो, और रेसिप्रोकल गेन वाले निगोशिएशन ज्यादा कारआमद होते हैं। आप टाइम दे सकते हैं, अगर आपके दरमियान कोई डिस्कशन चल रहा है, टर्म्स के ऊपर कोई आपके सेटलमेंट नहीं हो रही, तो आप समझ रहे हैं कि मैं ये कमिट कर रहा हूँ, ज़्यादा कमिट कर रहा हूँ, तो आप टाइम ले लें, आप डिस्कस कर लें, अपने सीनियर से डिस्कस कर लें, अपने लॉयर से डिस्कस कर लें, जो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं उनसे डिस्कस कर लें, और फिर आप वो चीज़ कमिट करें जो आपके लिए भी रीजनेबल हो। बाज़ औक़ात निगोशिएशन के टेबल से आदमी उठ जाता है कि ये डिसाइडेड नॉट टू मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये भी होता है। ठीक है, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो निगोशिएट होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, बल्कि वो दरमियान में भी रह जाते हैं। तो आपको अपनी लिमिटेशन, आपकी अपनी कंपनी की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि कहाँ तक हम जा सकते हैं और कहाँ इसके बाद हम नहीं जा सकते। तो उस जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक आप कमिट कर सकते हैं। पार्टीज का आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पार्टीज आइडेंटिफाई नहीं होंगी, उनके एड्रेसेस सही नहीं होंगे, उनके नाम सही नहीं होंगे, जीमेल पे नाम सही नहीं होंगे, तो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। आप चाहें तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल सकते हैं। एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज का ये फायदा होता है कि आप जो है वो कोर्ट में जाने से बच जाते हैं और किसी थर्ड पार्टी को आप आर्बिट्रेटर बना लेते हैं, और उसके जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टी के ऊपर, या जितनी भी पार्टी उस एग्रीमेंट के। और आर्बिट्रेशन क्लॉज में ऑल्सो भी में यू मे ऑल्सो रिटेन आर्बिट्रेशन क्लॉज आफ्टर द एक्सपायरी और टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हो सकता है आपका बाद में डिस्प्यूट पैदा हो, इसलिए आप आर्बिट्रेशन क्लॉज को भी वैलिड रख सकते हैं आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द क्लॉज, टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। वैलिडिटी पीरियड फिर क्या है, ये जरूरी है, इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी आपकी बिजनेस सिचुएशन उसके हिसाब से रखेंगे। फिर एक्सेप्शंस होती हैं, यानी उस सूरतों में जब आपके एग्रीमेंट में कोई क्लॉज फुलफिल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, तो एक्सेप्शंस भी मेंशन कर दें तो आसानी रहती है। फिर डैमेजेस, कि अगर कोई पार्टी है, दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी अगर अपने ड्यूटीज पूरी नहीं कर रही, तो उस सूरत में दूसरे को क्या डैमेजेस मिलेंगे, तो राइट एंड ड्यूटीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लें। और रजिस्ट्रेशन, बाद एग्रीमेंट्स रजिस्ट्रेशन कराना लीगल, खासतौर पे जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज हो, उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से बाद और दूसरे तरह के रेंट एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, उनको अगर आप रजिस्टर कराएं
तो फिर आपको फ्यूचर में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हैंडल करने में आसानी होती है। और अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स है उस एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो वो लीगल रिक्वायरमेंट जरूर पूरी करें। अच्छा, उसके बाद एक मुख्तसर सा है लॉ ऑफ लिमिटेशन के ऊपर, कि लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन मतलब ये है कि एक टाइम लिमिट दिया जा रहा है, मतलब एक टाइम लिमिट है, उसके बाद अगर जाएंगे कोर्ट में तो लीगल, तो उस पर कोर्ट बार कर रहा है कि लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते, क्योंकि लॉ में इस चीज पे बिलीव किया जाता है कि डिले डिफीट्स इक्विटी, यानी डिले की वजह से अदल का कत्ल हो जाता है। तो अगर आपके कोई राइट कानून ने दिया है कि आप किसी से कोई कर्ज क्लेम कर सकते हैं या किसी से आप अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, दिस इज नॉट फॉर एवर, यू कैन नॉट स्लीप अपॉन योर राइट्स। तो इसलिए जो लिमिटेड टाइम लिमिट कोर्ट ने दिया हुआ है, उस टाइम लिमिट के दौरान ही आप अपना क्लेम का नोटिस दे सकते हैं, अपने क्लेम को कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर लिमिटेशन लॉ के मुताबिक टाइम पीरियड खत्म हो गया है, तो ऐसे केस को कोर्ट में जा करके आप अपने राइट को भी नहीं ले सकते। तो इसलिए जिस तरह के केसेस में आप इन्वॉल्व हैं, आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेशन लॉ आपको क्या टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है। इन द एंड मैं आपको थोड़ा सा नेगोशिएशन एंड नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तो अगर आपको कुछ प्रिंसिपल्स पता हो, कुछ पॉइंट्स पता हो, कुछ आपको टिप्स पता हो, तो आपके लिए नेगोशिएट करना आसान हो जाता है और आप सक्सेसफुल नेगोशिएटर बन जाते हैं। नेगोशिएशन क्या है? बेसिकली दो आदमी मिल करके किसी ऐसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जिसपे उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का लफ्ज नहीं कहना चाहिए, उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप नेगोशिएट करके ही एक कॉमन पॉइंट पे ला सकते हैं। तो जब आप दो पार्टीज हैं, जैसे आप हैं और आपके सामने आपका कॉन्ट्रैक्टर है, आपके दरमियान नेगोशिएशन हो रहा है, अब पेमेंट के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आमतौर पर पेमेंट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। वो कहता है कि मैं इतने पैसे लूंगा, आप समझते कि नहीं, इसके लिए जो ड्यू फेयर पेमेंट है वो इतनी होनी चाहिए। अब क्या होता है, आप दोनों मिलकर निगोशिएट करते हैं और एक अमाउंट पे तैयार हो जाते हैं, तो अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करते हैं। और इसमें बहुत सारी जगहों पे आपको लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ती है कि अगर आपका ओपिनियन ऐसा है तो क्यों है। इसी तरह के जो आपके सामने की पार्टी है वो भी आपको ओपिनियन देती है कि अगर उनका ओपिनियन ऐसा है तो क्यों है। और जब ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं तो आपकी निगोशिएशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो निगोशिएशन की स्ट्रेटजीज अगर आप इस तरह से देखें ना, कि असर्टिवनेस के लिहाज से और कोऑपरेटिवनेस के हिसाब से, तो आप कितना असर्ट कर रहे हैं और कितना कोऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए, एक तो तरीका ये है कि बहुत ही आप एग्रेसिवली निगोशिएट करें, बहुत ही आप ज़्यादा शिद्दत के साथ निगोशिएट करें, अपने पॉइंट से स्टिक करें। तो ऐसी सूरत में बेसिकली आप दूसरी पार्टी से कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी से आप कोऑपरेशन को बल्कि अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसी असर्टिवनेस से भी स्ट्रेटेजी से निगोशिएशन हो सकती है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के जो कश्मीर पे है, बेसिकली जो निगोशिएशन है वो एक दूसरे का अवॉइड कर रहे हैं, कोई भी अपने पॉइंट से इधर उधर हट के कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। जब असर्टिवनेस भी कुछ कम हो और जब कॉपरेशन भी कुछ बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत में कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड आ जाता है। और जब आप ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एकोमोडेट कर रहे हैं। तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जब आप एकोमोडेट करते हैं तो निगोशिएशन कितना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप कोऑपरेट भी कर रहे हैं और अपने पॉइंट पे असर्ट भी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि बेसिकली कोलैबोरेट करें, कुछ इस तरह से मिल करके काम करें कि दोनों के लिए बाहर निकलने की कोई सूरत निकल आ जाए। तो निगोशिएशन में या तो आप अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड का मतलब ये कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, आप जो है ना कोऑपरेट कर रहे हैं ना असर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कोई भी निगोशिएशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप असर्टिव हैं, अपने पॉइंट को बहुत फोर्सफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, तो आपकी कोऑपरेटिवनेस कम है। जब आपकी कोऑपरेटिवनेस ज़्यादा होती है लेकिन असर्टिवनेस कम होती है, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को आप एकोमोडेट कर रहे होते हैं। जब असर्टिव भी आप ज़्यादा हैं और कोऑपरेटिव भी ज़्यादा हैं, तो आप बेसिकली कोलैबोरेट कर रहे हैं। अच्छा, नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज जो अभी मशहूर हैं, जिसके ऊपर अभी काफ़ी चीज़ें डिस्कशन होती है नेगोशिएशन फोरम पे, कि विन विन स्ट्रेटजी हो सकती है, विन लूज स्ट्रेटजी हो सकती है, लूज विन और लूज लूज स्ट्रेटजी हो सकती है। विन विन स्ट्रेटजी का ये मतलब है कि स्ट्रेटजी के निगोशिएशन के बाद एक ऐसा आउटकम आए जिसमें दोनों पार्टी बेटर ऑफ फील करें, ये विन विन स्ट्रेटजी है।
जैसे आपका अपने वेंडर के साथ निगोशिएशन हो रहा है, वेंडर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे ऑटोमोटिव में होता है। ऑटोमोटिव में तो सारे स्पेयर पार्ट्स वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर तो गाड़ी डिजाइन करता है, असेंबल करता है और मार्केट करता है। वो कोई पार्ट आमतौर पे मैन्युफैक्चर नहीं करता, उसके सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उसके वेंडर्स। तो वेंडर्स के साथ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर का विन विन नेगोशिएशन बहुत जरूरी है, उनकी अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए और उनके वेंडर्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए। क्योंकि अगर जब वो विन विन स्ट्रेटेजी रखते हैं, यानी कि वो इतना कुशन देते हैं अपने वेंडर्स को कि उनको भी एक रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा हो, 10-12% का, 15% का, तो इसका मतलब है वेंडर भी काम ठीक तरीके से करेगा, उसका बिजनेस भी सस्टेनेबल रहेगा और वो लॉन्ग रन में बिजनेस में एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि उसका काम तो वेंडर्स, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करना है। अगर ऑटोमोटिव वाले उसको स्क्वीज करके उसके साथ अगर निगोशिएशन करेंगे तो वो तो बिजनेस से निकल जाएगा। जब वो बिजनेस से निकल जाएगा तो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करने वाला नहीं रहेगा, तो ये भी लूजर हो जाएंगे। तो इसलिए ऑटोमोटिव वाले विन विन स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से समझते हैं, वो अपने वेंडर्स के साथ विन विन नेगोशिएशन कर सकते हैं। अब विन लूज ये होता है कि जिसमें आप एक पार्टी जो है बहुत ज्यादा गेन कर रही होती है, दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा लूज कर रही होती है। ऐसे स्ट्रेटेजी को विन लूज स्ट्रेटेजी कहते हैं। ऐसे निगोशिएशंस हो तो सकती हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा अगर प्रेशर में है या बहुत ज्यादा बिजनेस की नीड में है, तो विन लूज स्ट्रेटेजी में वो लूज करके भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट जब टाइम आएगा तो उस एग्रीमेंट से निकलने की कोशिश करेगा। एज ए रिजल्ट विनर को नुकसान ही होगा। इसी तरीके से लूज विन स्ट्रेटेजी है कि आप जो है लूज कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है जिससे आप निगोशिएट कर सकते हैं, और दूसरा विन कर रहा है, तो आप भी उसी पोजीशन में हैं कि जैसे ही आप अपने स्ट्रेंथ पे आएंगे आप उस एग्रीमेंट से निकलने की कोशिश करेंगे। लूज लूज स्ट्रेटेजी में ये है कि भाई ये दोनों इस तरह से निगोशिएट करें, इफ आई एम डाइंग आई विल नॉट लेट यू सर्वाइव, अगर मैं मर रहा हूं तो तुम्हें भी जीने नहीं दूंगा, उसमें दोनों का नुकसान होता है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी का कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप हमेशा निगोशिएशन ऐसे करें जिसमें विन विन निगोशिएशन हो, जिसमें दूसरी पार्टी भी जब उसमें से निकले तो वो एम्बेरस ना हो, बल्कि वो भी एग्रीमेंट करके खुश हो। ऐसे एग्रीमेंट सस्टेनेबल होते हैं। तो जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो तो ये ध्यान में रखिए कि प्रॉब्लम से लोगों को अलहदा करते हैं। बाज़ औक़ात हो सकता है लोग बात इस तरह से कर रहे हो कि आपको उनकी बात पसंद नहीं आ रही हो, तो लेकिन इंसान को आप पसंद नहीं भी कर रहे हैं तो आप इंसान पे फोकस ना करें बल्कि प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। और प्रॉब्लम के सोल्यूशन में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम का अच्छा सोल्यूशन आ रहा है तो दिस इज अ विन विन नेगोशिएशन। इसी तरीके से आप ये देखें कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। अगर मेरा इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो अपनी पोजीशन पे जमने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप एक छोटी चीज लूज करके एक बड़ी चीज विन कर रहे हैं देन गो फॉर इट, ताकि दूसरे को भी फेस सेविंग मिल सके। तो इसलिए आप अपने इंटरेस्ट को देखें, पोजीशंस में मत रिजिड हो जाए। फिर ऐसे प्रपोजल्स लेकर के आए जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, और उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज करें, यानी नंबर्स यूज करें। नंबर्स में बताएं जनाब आपको ये काम करने से इतना प्रॉफिट होगा, इतना फाइनेंशियल गेन होगा, तो इतने आपके रेवेन्यू अप हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया चूंकि एग्रीमेंट्स के बारे में हम ये कहते हैं कि ये रैशनल होते हैं, इसलिए आप इनको जब नंबर्स से डिफेंड करते हैं तो दूसरी पार्टी भी कन्विंस हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज कीजिए, सब्जेक्टिव नहीं। फिर जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। देखिए ये बात याद रखिए, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं, उस वक्त कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो जो मर्जी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी नेगोशिएट कर रहे हैं, वो बाइंडिंग नहीं है। जब एग्रीमेंट इंक हो जाता है, इसीलिए एग्रीमेंट में लिखते हैं कि ऑल कम्युनिकेशन प्रायर टू दिस एग्रीमेंट विच आर नॉट मेड पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विल बी कंसीडर्ड एज वाइड। क्यों? क्योंकि आपने उससे पहले बहुत सारी ऑफर्स की हैं, काउंटर ऑफर्स किए हैं, प्रॉमिस किए हैं, काउंटर प्रॉमिस किए हैं, तो अब उनमें से क्या चीज वैलिड है, क्या चीज वैलिड नहीं है, वो आपने एग्रीमेंट्स में लिख दी है। तो नाउ एग्रीमेंट इज वैलिड। उससे पहले के कमिटमेंट को आप पॉइंट नहीं बना सकते एग्रीमेंट लिखने के बाद। इसके बाद आप देखें कि लोग जो मैसेजेस दे रहे हैं, जो टोन यूज कर रहे हैं, जिस तरह का ईमेल लिख रहे हैं, जिस तरह आपसे फोन पे बात कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाना चाहिए भाई आपका एग्रीमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। पॉजिटिव जा रहा है, अच्छा आप उसमें क्लोज कर सकेंगे, या दूसरी तरफ से बहुत रिजिड स्टांस है, तो ये चीजें आपको कम्युनिकेशन से पता चल जाती है।
और उससे भी ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पता चलता है, जो लोगों के गेस्चर्स हैं, जो लोगों के चेहरों से पता चल रहा है, ये चीज़ें बताती हैं कि जनाब ये एग्रीमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है और आप किस पोजीशन पे हैं, एग्रीमेंट को कितने सक्सेसफुली क्लोज कर सकते हैं। इसमें लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतनी गलती करेंगे, जो इतना दूसरा बोलेगा उतनी वो गलती करेगा, और उस लिसनिंग से आप एडवांटेज ले सकते हैं। और फिर जो मैसेजेस हैं उसको फिर आप अडाप्ट करें और इस तरह से डिफाइन करेंगे दूसरों को भी क्लियर हो जाए कि जनाब इस मैसेज का क्या मतलब है। उसके बाद निगोशिएशन स्टाइल्स हैं, 5 निगोशिएशन स्टाइल्स हैं जो आमतौर पे लोग यूज करते हैं। बाज लोग सॉफ्ट होते हैं निगोशिएशन में। सॉफ्ट का मतलब है कि बहुत आराम से बात करते हैं, सुकून से बात करते हैं, गुस्से में नहीं आते हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं, उनका टोन हार्श नहीं होता। ये उनके निगोशिएशन का स्टाइल है, ये सॉफ्ट स्टाइल है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको कंसेशन दे रहे हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठंडे तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। बाद लोगों से अपोजिट स्टाइल होता है, हार्ड स्टाइल होता है, बहुत एग्रेसिवली बात करते हैं, शाउट भी करने लग जाते हैं, या बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाते हैं कि भाई या तो एग्रीमेंट इस पे होगा या इस पे नहीं होगा। तो ये उनका निगोशिएशन का स्टाइल है, हार्ड स्टाइल है। बाज कंप्रोमाइजर होते हैं कि भाई कुछ लो और कुछ दो, उसके बेस पे करते हैं। तो आप कंप्रोमाइज, आप भी कुछ करें आप भी कुछ करें, तो ऐसे लोगों से डील करना फिर आसान हो जाता है। प्रिंसिपल क्या है कि लोग उसूल के तहत नेगोशिएशन कर रहे हैं, कोई एक प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं, उसके मुताबिक नेगोशिएट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल नेगोशिएशन में अगर आप भी प्रिंसिपल को उनके समझते हैं तो आप उनके प्रिंसिपल्स को यूज करके बहुत अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं। वो निगोशिएशंस जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता कि क्या राइट्स होंगे, क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, क्या उसकी प्राइस होगी, क्या उसके अंदर काम होगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन के बाद इवॉल्व हो रहा होता है। तो ऐसे निगोशिएशन को एवोल्यूशनरी निगोशिएशन कहते हैं। एवोल्यूशनरी निगोशिएशन में आप कोशिश करें कि कम बोलें और आपका सामने वाला ज़्यादा बोले, ताकि इवॉल्व होकर के जो चीज़ आए वो आपके दिमाग में बेहतर पिक्चर बना दे, और जब बेहतर पिक्चर बन जाए तो विल बी इन अ पोजीशन कि बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकें। ये लास्ट स्लाइड है। ये जब आप नेगोशिएट करते हैं तो कुछ लोग नेगेटिव टैक्टिक्स यूज करते हैं, मे भी आप भी शायद यूज करते हो, बट आई बिलीव कि आप ना करते हो। तो आपको दूसरों के नेगेटिव टैक्टिक्स से होशियार रहना है, ताकि जब वो ये नेगेटिव टैक्टिक्स यूज कर रहे हो आप होशियार हो जाएं कि जनाब ये आपको टैक्टिक्स यूज करके निगोशिएशन में किसी ऐसे पॉइंट पे लाना चाहते हैं जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे वो कहते हैं एक्सट्रीम इनिशियल ऑफर देता है, यानी पहले ही ऑफर इतनी बड़ी होती है कि आपके मुंह में पानी आ जाता है। मिसाल के तौर पर आपसे कहते हैं जनाब मैं तो आपसे 10 करोड़ रुपए का काम करना आना चाहता हूँ। अब 10 करोड़ रुपए सुन के आपको खुशी होती है कि मैं इतने बड़े बिजनेस को क्लोज करने जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है वो 10 करोड़ रुपए की बात करने के बाद एंड में कहे यार ये 10 लाख रुपए का काम पहले कर दो इन्हीं कंडीशंस में, अब फिर हम इसका एग्रीमेंट को उसके बाद करेंगे। तो एक्चुअली उसका मकसद वो 10 करोड़ के ऊपर नेगोशिएट करना नहीं था, बल्कि 10 करोड़ की एक्सट्रीम इनिशियल ऑफर करके आपको वही कंसेशन लेकर के 10 लाख के एग्रीमेंट पे आपसे साइन करवाना चाहता है। तो ऑलवेज बी कॉशियस जब कोई आपको बहुत एक्सट्रीम इनिशियल ऑफर कर रहा हो, इसका मतलब है इसके पीछे कोई दूसरी चीजें भी हो सकती हैं पॉसिबली। एक और बहुत आसान तरीका है, चूंकि आप सूट पहन के जाते हैं, टाई लगा कर जाते हैं, मैनेजर का कार्ड है आपके हाथ में, वो आपके इंसल्ट कर देता है। आपके सामने जो शख्स निगोशिएट करे वो आपकी इंसल्ट कर ले, छोड़ो यार तुम्हारे बस का नहीं, नहीं तुम नहीं कर सकोगे, लेट मी टॉक टू योर चीफ एग्जीक्यूटिव। अब आपको बुरा लगा कि यार ये मुझे क्या समझ रहा है, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हूँ। आप उससे वो कमिट कर लेते हैं जो आपकी अथॉरिटी में नहीं है, और फिर जाहिर है उसको मेंटेन करना अपने बॉसेस के सामने आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पर्सनल इंसल्ट को आप बहुत ठंडे तरीके से लें। नेगोशिएशन के दरमियान इस तरह के एटीट्यूड लोग अपनाते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप गलती करें। तो आप गलती ना करें, बल्कि पर्सनल इंसल्ट को खामोशी से पी जाए और नेगोशिएशन को आगे बढ़ने दें। डेलिब्रेट डिसेप्शन तो साफ सी बात है कि आपको वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है किसी ऐसे तरीके से कि आप उसके ट्रैप में आ जाएं और फिर ऐसा एग्रीमेंट कर लें जो आपकी कंपनी के लिए इतना अच्छा ना हो। तो डेलिब्रेट डिसेप्शन को यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मुझे डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, या कहाँ पे ऐसी बात कर रहा है जो सब्जेक्टिव है, वो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो यू कैन आस्क स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अगर वो निगोशिएशन के दौरान अवॉइड कर रहा है तो आप ईमेल पे बाकायदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, ताकि वो रिकॉर्ड में रहे कि आपने उससे पूछा था और उसका उसने क्या जवाब दिया। फिर लॉक इन टैक्टिक होता है, बाद लोग ऐसे करते हैं कि आपको किसी नेगोशिएशन में लॉक करने की कोशिश करते हैं कि जब आप लॉक हो जाएं किसी एक अमाउंट के ऊपर या किसी एक चीज के ऊपर,
तो बाकी कंडीशंस उसके ऊपर डाल सकें, इसलिए नेगोशिएशंस को ओपन रखा करें, लॉक होने की कोशिश ना किया करें। लॉक इन टैक्टिक का मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर प्रिंटर खरीदते हैं, प्रिंटर बहुत सस्ते मिलते हैं, 6,000-7,000 रुपये में, शायद उनकी ओरिजिनल कॉस्ट भी पूरी नहीं होती, लेकिन जो सेलर है वो आपको लॉक कर लेता है। अब जितने अरसे भी आप कार्ट्रिज खरीदेंगे उसी प्रिंटर का खरीदेंगे, और कार्ट्रिज में भी एक्सपेंसिव, तो हो सकता है उसने प्रिंटर बेच को है आपको ना कमाया हो, उस एग्रीमेंट से ना कमाया हो, लेकिन जब आप उससे कार्ट्रिज खरीदेंगे तो वो आपसे कमाता रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ भी होती है लॉन्ड्री लिस्ट, कि जनाब आपने कह दिया ठीक है जनाब मैं आपका ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कर दूंगा, आपका एग्रीमेंट अब क्लोज होने वाला है, तो एक लंबी सी लिस्ट लेकर आता है, जनाब अब ये ज्यूम कि इस काम के साथ ये काम तो आप करेंगे, तो वो बहुत लंबी लिस्ट होती है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ड्री लिस्ट। तो इसलिए जब भी आप एग्रीमेंट करें बी स्पेसिफिक कि मैं इतने तक कर रहा हूँ और इन चीज़ों के बारे में हम निगोशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इट डाउन, सो दैट मैं आपको जब प्राइस दूँ तो मैं क्लियर हूँ तो मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और ये भी होता है बाज़ औक़ात दूसरा अगर स्ट्रांग पोजीशन में होता है वो कहता है जनाब टेक इट और लीव इट, या तो आप ले लीजिए ये इतने पैसों पे कर लीजिए या फिर जाइए, खुदा हाफिज़ हम नहीं करना चाहते, या थ्रेट देता है कि आपके और भी बिजनेस हमारे साथ चल रहे हैं उन पे भी फ़र्क पड़ जाएगा, यू नो, तो ताकि आप डर करके एग्रीमेंट कर लें। तो ये कोई अच्छी टैक्टिक्स नहीं है, नेगेटिव टैक्टिक्स है। फिर डिमांडिंग है स्पेसिफिक सोल्यूशन, बाज़ औक़ात आपसे वो स्पेसिफिक सोल्यूशन मांग रहा होता है कि भाई एग्रीमेंट में तो ऐसे लिखा हुआ तो इसलिए आप ऐसे ही करके दें। अब आप ऐसे करके नहीं दे पा रहे हैं तो आपसे कंसेशन ले रहे हैं। तो जब आपके सामने वो एक स्पेसिफिक सोल्यूशन मांग रहा है एग्रीमेंट के बाद, इसका मतलब है कि वो अब एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें चेंज करना चाह रहा है आउट ऑफ द एग्रीमेंट, आपसे कुछ फेवर लेना चाह रहा है। यू नीड टू हैंडल दैट प्रोफेशनली। ये एक बड़ी कॉमन टैक्टिक्स है कि यार ठीक है तुम तुम्हारा एग्रीमेंट तो हो गया, हम 12 लाख में काम तुम कह रहे हो सही है, आई एग्री कि 12 लाख का काम है, तुमने मुझे जस्टिफाई भी किया ROI के जरिए, एंड क्या है कि ये मुझे इसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव से अप्रूवल लेना पड़ेगा और मैं तो ये एग्रीमेंट करना चाह रहा हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव बड़ा खबीस आदमी है, उसको मैं जब कहूँगा वो 10 सवाल पूछेगा, पता नहीं तुम्हारा एग्रीमेंट हो या ना हो। तो अगर तुम 10 लाख तक करना चाहो तो ये मेरे पावर में, आज ही हम कर सकते हैं, बाकी 12 लाख अगर चाहते हो तो देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव क्या कहते हैं। तो बेसिकली ये गुड गाय और बैड गाय का ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्बिनेशन होता है। जो आदमी नेगोशिएट कर रहा है वो खुद को गुड गाय जाहिर कर देता है और चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं वो बड़ा सख्त आदमी है, वो इतने पैसों पे नहीं मानेगा और ऐसा हो जाएगा, और एज रिजल्ट आप कहते हैं चलो यार 10 लाख में ही कर लेते हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत हमें बचत हो जाएगी। तो ये उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को भी बताया कि ये मेरे को बुरा बना के पेश करता है ताकि हम अच्छा निगोशिएट कर सकें। दे नो अबाउट दिस, तो वो जानबूझ के करते हैं ताकि आपको स्क्वीज कर सके। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि गुड गाय बैड गाय एक टैक्टिक्स होती है। बाद वक्त चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं लोग, लेकिन उनका मकसद नहीं होता कि उसको कंप्लाई करेंगे। तो यू नीड टू बी स्पेसिफिक, यू नीड टू बी प्रोफेशनल कि जनाब इससे आपकी क्या मुराद है, क्या करना है आपने, क्या करना है हमने। फिर लॉन्ड्री लिस्ट की तरह स्केलेटिंग डिमांड्स भी होता है, यानी डिमांड्स बढ़ते चले जाते हैं और उससे रिजल्ट जो है वो ज़ाहिर एग्रीमेंट के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनाब आपको मैं पेमेंट कर सकता हूँ, 5 लाख तक पेमेंट कर सकता हूँ, उससे ऊपर की पेमेंट के लिए तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, तो या इससे ऊपर के लिए एग्रीमेंट साइन करने के लिए इसको बोर्ड में जाना पड़ेगा, विच विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लगेगा एंड आई कैन नॉट गारंटी कि बोर्ड उसको अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। तो बोर्ड में जाने के बजाय अगर हम दोनों मिलकर इसको कर लेते हैं तो 5 लाख में हो जाएगा, नहीं तो अगर 5 लाख से ऊपर तुम कोट कर रहे हो तो ये बोर्ड में जाएगा। क्या होता है आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि जनाब आप किसी तरह एग्रीमेंट साइन कर लें। याद रखिए कि एग्रीमेंट अगर उनके इंटरेस्ट में है तो वो उसको 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए में भी साइन करेंगे अगर वो उसकी अमाउंट को जस्टिफिकेशन समझते हैं। असल चीज़ ये होती है एग्रीमेंट में जो भी चीज़ें आप अपनी तरफ से दे रहे हैं उसकी रैशनल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करें। अमाउंट जो है रैशनल जस्टिफिकेशन से लिंक्ड होता है, अमाउंट इटसेल्फ कोई नंबर नहीं है। और अगर दूसरी पार्टी आपसे काम कराना चाहती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रात में उठा करके भी साइन कराएगी इफ इट इज़ एन इमरजेंसी। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।